बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 3 विच इज डायनामिक्स। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है जी? डायनामिक्स। आपने चैप्टर नंबर 1 में ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में पढ़ा था मैकेनिक्स। क्या पढ़ा था जी? मैकेनिक्स। वहां में आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। मैकेनिक्स की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि मैकेनिक्स में हम किसके मुतालिक पढ़ते हैं? अबाउट मोशन, causes एंड इफेक्ट्स। यानी मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं जी? मोशन के मुतालिक, काजिज के मुतालिक और इफेक्ट्स के मुतालिक। अगर हम आगे हमने मैकेनिक्स को दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। एक जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी थी, काइनेमैटिक्स, एंड सेकंड वन इज डायनामिक्स, जो आज हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ना है। मैकेनिक्स डेफिनेशन क्या थी जिससे हम किसके मुतालिक पढ़ते हैं? की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स याद रख लें, डेफिनेशन आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगी। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था मोशन, कॉजेस एंड इफेक्ट्स। आगे मैकेनिक्स को हमने दो ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट वन इज काइनेमैटिक्स, सेकंड वन इज डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ किसके मुतालिक पढ़ते हैं? अबाउट मोशन। यानी एक बॉडी जो मूव कर रहा है तो उसकी किस तरह की मोशन है? वो अलोंग अ सर्कुलर पाथ मूव कर रहा है, अलोंग अ कर्व, या अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जबकि डायनामिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? काजेज ऑफ मोशन। एक बॉडी जो है वो मूव तो कर रहा है, लेकिन क्यों मूव कर रहा है, उसकी वजह क्या है? तो काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ काइनेमैटिक्स में हम सिर्फ सिर्फ मोशन के मुतालिक, डायनामिक्स में हम सिर्फ और सिर्फ काजेज के मुतालिक, एंड मैकेनिक्स में तीनों चीजें आ जाती हैं, मोशन भी, काजेज भी और इफेक्ट्स भी। तो आज हमने चैप्टर नंबर 3 का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज फोर्स। फर्स्ट टॉपिक है जी 3.1। उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें हमने पढ़ना है अबाउट फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास 3.1 जिसमें हम पढ़ेंगे अबाउट फोर्स, इनर्शिया एंड मोमेंटम। तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है जी? फोर्स। हमने पढ़ा है डायनामिक्स में हम काजिस के मुतालिक पढ़ते हैं, और काजिस का मतलब है कि हम फोर्स के मुतालिक पढ़ते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी मूव करेगा, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी मूव नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक फुटबॉल है, अभी रेस्ट फिलहाल में पड़ा हुआ है। जब एक बंदा उसको किक लगाएगा तो फुटबॉल क्या करेगा? किस स्टेट में आ जाएगा? इस स्टेट ऑफ मोशन। यानी फुटबॉल जो है वो मूव करना शुरू कर देगा, हरकत करना शुरू कर देगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो जितनी फोर्स हम लगाएंगे, या सिंपली कह ले कि हम इसको किक मारते हैं तो उसने मूव करना शुरू कर दिया। जब मूव करेगा तो आस्ता 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 उसकी स्पीड जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब जो फुटबॉल है वो क्या होगा? रुक जाएगा। तो यानी फोर्स में क्या चीज आ रही है? रेस्ट। और दूसरी चीज क्या आ रही है? मोशन। बॉडी रेस्ट पे है, फोर्स लगाई, किस में चला गया? मोशन में। इसी तरीके से अगर हम
किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं या कोई बॉडी मूव कर रहा है, एग्जाम्पल फुटबॉल की ले लें कि जब हम गोलकीपर की तरफ किक मारते हैं तो गोलकीपर क्या करता है, अपने दोनों हाथों से फुटबॉल को पकड़ लेता है। यानी जो फुटबॉल मोशन में था, तेजी के साथ मूव कर रहा था, उसने ऑपोजिट फोर्स लगाई और फुटबॉल को किस में ले आया, किस स्टेट में ले आया, रेस्ट की स्टेट में। तो यानी रेस्ट फोर्स लगाएं तो रेस्ट की स्टेट किस में चेंज हो जाती है, मोशन में। और दोबारा फोर्स लगाएं तो मोशन किस में चेंज हो जाता है, रेस्ट में। दोनों सूत्रों में एक ही चीज कॉमन है, दैट इज फोर्स। यानी फोर्स का फिर यहां से हमारे पास क्या कंसेप्ट आ गया कि फोर्स क्या करती है, किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाती है और मोशन से किस में लाती है, रेस्ट में। इसी तरीके से फोर्स के जो की पॉइंट्स हमारे पास आ गया, वो फर्स्ट वन इज, पहला की पॉइंट हमारे पास फोर्स का क्या आ गया कि फोर्स बॉडी को किस में लाती है, मोशन में। सेकंड की पॉइंट हमारे पास क्या आ गया कि फोर्स बॉडी को किस में लाती है, रेस्ट में। यानी अगर मोशन में लाती है तो उसको दोबारा किस में कन्वर्ट कर देती है, रेस्ट में। सिंपल सी एग्जांपल हमने पढ़ी, फुटबॉल है, रेस्ट की हालत में था, किक लगाई, किस में चला गया, मोशन में। इसी तरह फुटबॉल मोशन में था तो गोलकीपर ने क्या किया, दोनों हाथों से फोर्स लगाई और वो किस में आ गया, रेस्ट में। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ गया कि फोर्स क्या करती है, बॉडी को किस में लेकर आती है, मोशन में। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ गया कि फोर्स जो है वो एक और काम भी करती है कि मोशन वाले बॉडी को किस में लेकर आती है, रेस्ट में लेकर आती है। अब अगर हम कुछ एग्जांपल्स और देखें, जैसे हमने पढ़ा कि फोर्स बॉडी को मोशन में लेकर आती है, फुटबॉल की हमने एग्जांपल पढ़ी। इसी तरीके से अगर हम देखें कि ये हमारे पास दीवार है, अगर हम दीवार पर फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन दीवार अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, यानी हमारी फोर्स तो लग रही है लेकिन दीवार अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि तीसरा पॉइंट हमारे पास आ गया कि वो टेंड टू मूव, टेंड्स टू मूव, यानी मोशन में लाने की कोशिश करती है। लाजमी नहीं है कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएं तो वो हर सूरत में उसको मोशन में लेकर आए, बल्कि सम टाइम इस तरह भी होता है कि हम तो फोर्स लगा रहे हैं लेकिन बॉडी जो है वो अपनी जगह से टच से मस नहीं हो रहा। जिस तरह ये दीवार की मैंने एग्जांपल दी कि हम दीवार को फोर्स लगाएं, मैं जितनी मर्जी फोर्स लगाऊं मेरे पसीने छूट जाएंगे लेकिन दीवार अपनी जगह से टच से मस नहीं होगी। इसका मतलब है कि ये इसको मोशन में लाने की कोशिश करती है। इसी तरीके से कुछ बॉडीज ऐसे भी हैं जिसको वो रेस्ट में लाने की कोशिश करती है लेकिन रेस्ट में लेकर आ नहीं सकती। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत बड़ा ट्रक है, वो आ रहा है, हम उसके आगे खड़े हो गए हैं। पहले एक सांस एग्जाम्पल देख लें कि फुटबॉल आ रहा है, हम उसके आगे खड़े हो गए हैं, हमने उसको ऐसे फोर्स लगाई तो फुटबॉल क्या हो गया, रुक गया। लेकिन अगर एक ट्रक आ रहा है तो हम वहां पर उसके आगे खड़े होकर फोर्स लगाएंगे तो ट्रक रुकेगा, वो तो हमें कुचल कर चला जाएगा। लेकिन हमारी फोर्स ने उसको स्टॉप करने की, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो अलग बात है कि उसका मैस ज्यादा था या उसकी फोर्स हमारी फोर्स से ज्यादा थी, तो इसलिए वो जो है रेस्ट की हालत में नहीं आया। तो फोर्स के टोटल 4 पॉइंट्स हमारे पास बन गए, यही की पॉइंट्स आप याद कर लें तो फोर्स की डेफिनेशन बन जाएगी। पहला, फर्स्ट मोशन में लाती है। सेकंड वन इज फोर्स रेस्ट में भी लाती है। थर्ड वन इज टेंड्स टू मूव, मोशन में लाने की कोशिश करती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी, एक बॉडी को रोकने की कोशिश करती है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो देखें कि फोर्स किसी बॉडी की जो डायरेक्शन है उसको भी चेंज करती है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास जो क्रिकेट है उसमें हम देखते हैं कि जो बॉल बिल्कुल सीधी आ रही है लेकिन जो बैट्समैन है उसको बाउंड्री के हर साइड पर स्ट्रेट भी शॉट लगाता है, इसके अलावा लेग पर भी शॉट लगाता है, ऑफ में भी शॉट लगा लेता है।
तो इसका मतलब है कि बॉल की डायरेक्शन तो हर सूरत में सेम हो रही है, यानी उसने जो हमारे पास बॉलर है वो तो बॉल को हमेशा कहाँ पर फेंकता है, विकेट की जानी फेंकता है, लेकिन जो बैट्समैन है उसको हर साइड पर हिट लगा सकता है। तो इसका मतलब है कि जो बैट्समैन की फोर्स है, यानी जो उसने बैट के जरिए उस बॉल को फोर्स अप्लाई की, तो वो उस फोर्स को किसी भी डायरेक्शन में फेंक सकता है। तो यानी फोर्स किसी बॉडी की डायरेक्शन भी क्या कर सकती है, चेंज कर सकती है। सम पॉइंट सम जो हमारे पास एग्जांपल है उसमें चेंज कर सकती है, और कुछ एग्जांपल में चेंज नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक छोटा सा ब्लॉक है, अगर हम इस ब्लॉक पर इस साइड पर फोर्स लगाएंगे तो ये इसी साइड पर मूव करेगा। यानी इस सूरत में फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, जहां पे हम फोर्स लगाते हैं बॉडी की डायरेक्शन भी उसी साइड पर होगी। तो इस सूरत में फोर्स ने बॉडी की डायरेक्शन चेंज नहीं की, लेकिन क्रिकेट की सूरत में जब बैट्समैन हिट लगाता है तो उस सूरत में उसने क्या कर दिया, उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर दी। अब फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये आपने वैसे याद रखना है। सम टाइम वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मतलब है फोर्स को जब रिप्रेजेंट करना है तो या तो बोल्ड लेटर में, या एरोहेड, या फिर एक बार। इसके अलावा फोर्स का यूनिट भी याद रख लें, ये भी सम टाइम वो एमसीक्यूज में पूछ लेता है कि फोर्स का जो यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। उसके बाद आगे जी नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड वन की, डेट इज इनर्शिया। ये रेस कर देता हूं मैं। सेकंड वन हमारे पास क्या है, इनर्शिया। नीचे मोमेंटम भी रेज हो गया, ये लिख देता हूं दोबारा, मोमेंटम। अब हम बात करेंगे किसकी जी, इनर्शिया की। इनर्शिया क्या है, कुछ बॉडी की प्रॉपर्टीज होती है, रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। जैसे हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी क्या करती है, हमारी उस फोर्स को रेजिस्ट करती है। यानी उसमें प्रॉपर्टी आ गई किसकी, रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस, रिकॉवर्ड, ऑपोजिट फोर्स, और ये प्रॉपर्टी हर बॉडी में मौजूद होती है। आप किसी बॉडी पर भी फोर्स लगाएंगे उसमें रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद होगी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मार्कर है, अगर मैं इसको फेंकता हूँ तो इसमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मौजूद है। यानी अगर मैं फोर्स इस पर ज़्यादा लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ, तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो हो सकता है 9 न्यूटन लगे, वो हो सकता है 8 न्यूटन लगे, क्योंकि इसमें क्या है, रेजिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है वो मौजूद है। अगर इसमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी मौजूद ना हो तो मैं इसको फेंकूं, ये कभी भी नहीं स्टॉप करेगा बल्कि चलता जाएगा। और कुछ बॉडीज ऐसे हैं जिसमें रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल ये दीवार है, मैं दीवार पर फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस की पावर प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा है कि मेरी फोर्स इस पर गालिब नहीं आ रही, यानी मेरी फोर्स का इस पर कोई असर नहीं हो रहा। अगर इसमें रेजिस्टेंस की पावर कम होती तो ये मेरी फोर्स की वजह से क्या करता, मूव करता। अब इन दोनों एग्जाम्पल में देखें इसका मैस कम था, इसका मैस क्या हो गया, ज्यादा। इसका मतलब है कि इनर्शिया जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, डिपेंड्स अपॉन मैस। इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करेगी जी, मैस के ऊपर। अगर मैस ज्यादा होगा तो उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इनर्शियल प्रॉपर्टी मींस रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होगी, ज्यादा। और अगर मैस कम होगा तो उसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी क्या होगी, कम होगी। तो जो रेजिस्टेंस होती है वो दोनों सूरतों में होती है। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है तो फिर भी रेजिस्टेंस करे शो करेगा, और अगर बॉडी मोशन की हालत में है तो फिर भी रेजिस्टेंस शो करेगा। फॉर एग्जांपल ये दीवार है,
मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूँ, ये इसमें रेजिस्टेंस शो कर रहा है। तो दीवार क्या है, रेस्ट की हालत में अभी भी रेजिस्टेंस शो हो रही है। और दूसरी एग्जांपल कि वो जो गोली है यानी गोल कीपर है, जैसे ही एक फुटबॉल उसके पास तेजी के साथ आ रही है तो उसको जब वो दोनों हाथों से रोकता है, स्टॉप करता है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि बॉल पर आसानी के साथ रुक गई। वो जो गोल कीपर होगा उसे एक रेजिस्टेंस पावर जो प्रॉपर्टी है, वो पावर फोर्स जो है वो शो होगी। आम बंदे को तो नहीं इस तरह लगेगा, लेकिन जो गोल कीपर होगा उसे समझ आ रही होगी कि मैंने ये बॉल को रोका है तो मैंने कितनी मुश्किल से रोका है। तो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी दोनों सूत्रों में होती है, रेस्ट की फॉर्म में भी और मोशन के फॉर्म में भी। उसके बाद आगे जी थर्ड वन है हमारे पास मोमेंटम। आगे हम किसको डिस्कस कर लेते हैं, मोमेंटम को। नेक्स्ट हमारे पास आ गया मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और ये डिपेंड करता है मास एंड वेलोसिटी पे। यानी मोमेंटम का फॉर्मूला क्या बन गया, एम वी। एम स्टैंड फॉर मास एंड वी स्टैंड फॉर वेलोसिटी। यानी मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, मास पे एंड वेलोसिटी पे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मोटरसाइकिल है और एक कार है। तो मोटरसाइकिल का मास कम है, कार का मास क्या है, ज्यादा। मोटरसाइकिल की वेलोसिटी भी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोटरसाइकिल की स्पीड वेलोसिटी कम होती है, कार की वेलोसिटी क्या होती है, ज्यादा। तो इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल का मोमेंटम क्या होगा, कम होगा, और कार का मोमेंटम क्या होगा, ज्यादा। यानी जितना किसी बॉडी का मास और वेलोसिटी ज्यादा होगी, उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा। और जितना किसी बॉडी का मास एंड वेलोसिटी कम होगी, उतना ही उस बॉडी का मोमेंटम भी क्या होगा, कम होगा। अगर इन दोनों में से एक भी प्रॉपर्टी जीरो आ जाए, एक भी क्वांटिटी जीरो आ जाए, तो मोमेंटम क्या बन जाएगा, जीरो। क्योंकि जीरो की प्रॉपर्टी है कि अगर इन दोनों में से जीरो को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें वो अमाउंट भी क्या बन जाती है, जीरो। अगर मैथ जीरो है तो इसका मतलब है जीरो को v से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। तो मोमेंटम क्या बन गया, जीरो। इसी तरीके से अगर वेलोसिटी जीरो है, यानी एक गाड़ी है, कार है, रेस्ट की हालत में है, खड़ी है, तो उसका मास तो है लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो। तो जब उस जीरो को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, जीरो। यानी मोमेंटम अगर मास और वेलोसिटी दोनों में से एक क्वांटिटी भी जीरो आ जाए तो उसका मोमेंटम क्या बन जाएगा, जीरो। अब मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या होता है, तो मोमेंटम का एसआई यूनिट इसी फॉर्मूले से हम ड्राइव करेंगे। मसलन ये हमारे पास क्या है, मास, और मास का एसआई यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। और ये हमारे पास क्या है जी, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होता है, ms-1। तो मोमेंटम का यूनिट हमारे पास यहाँ से क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। लेकिन मोमेंटम का एक और यूनिट भी होता है, वो हम कैसे ड्राइव करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो वहां पे एक फॉर्मूला आपने पढ़ना है, F इक्वल टू एम ए। सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ये एक फॉर्मूला हम ड्राइव करेंगे, F इक्वल टू एम ए। यहां से इसका दूसरा से यूनिट बनेगा। ये इसलिए ड्राइव करवा रहा हूं कि सम टाइम ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि ड्राइव करें कि न्यूटन का जो दूसरा फॉर्मूला है जो होता है न्यूटन सेकंड, इसको ड्राइव करें, या फिर सम टाइम एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो मैं आपको यहाँ पे ड्राइव करके तो बताता हूँ कि मोमेंटम का दूसरा यूनिट न्यूटन सेकंड कैसे होता है। फोर्स है, फोर्स का ऊपर मैंने सबसे पहले यूनिट बता दिया था। फोर्स का यूनिट क्या होता है जी, न्यूटन। उसके बाद क्या है, मैस। मैस का यूनिट यहाँ पर भी लिखा है, किलोग्राम। उसके बाद आगे जी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था, ms-2।
अब न्यूटन का दूसरा यूनिट क्या होता है जी? न्यूटन, सॉरी, मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या होता है? न्यूटन सेकंड। तो इस पूरी इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई कर दो, बाय मल्टीप्लाइंग विद एस, एस के साथ, यानी सेकंड के साथ हमने क्या किया? इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इस पूरी इक्वेशन को सेकंड से मल्टीप्लाई किया तो न्यूटन यहाँ पर क्या आ गया? सेकंड। यहाँ पर जी किलोग्राम एम एस माइनस टू मल्टीप्लाई सेकेंड, जिसकी पावर कुछ ना हो क्या होती है? वन, जिसके साथ कोई साइन ना हो क्या होता है? प्लस। यानी ये सेकंड का हमारे पास पावर क्या आ गई? प्लस वन। अब ये दोनों के बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। यानी ये हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड इक्वल टू किलोग्राम एम एस माइनस टू प्लस वन, तो ये आएगा माइनस वन। तो यहां से हमारे पास देखें जी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड किसके इक्वल है? मोमेंटम की इक्वल। तो यहाँ पे हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड की जगह क्या पुट कर देंगे? मोमेंटम। तो मोमेंटम का दूसरा यूनिट हमारे पास बन गया न्यूटन सेकंड। बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।